बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 9 मई 2025 है। 9 मई 2023 को जो नाखुशगवार वाक़यात पाकिस्तान में हुए और उन वाक़यात की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो घेरा तंग किया गया, आज 2 साल बाद उन वाक़यात का ना तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर नाम लिया गया है और ना ही कहीं गुफ्तगू की गई है। और वो ख़बर अब सामने आ गई है जिस ख़बर का पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था। पूरा पाकिस्तान बेसब्री से ना सिर्फ इसका मुंतज़िर था बल्कि वो डिमांड भी कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जिनकी गिरफ़्तारी को तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, उनको रिहा किया जाए। आज इस्लामाबाद में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन डेवलपमेंट्स की रोशनी में ये बात एक बार फिर तासुर के तौर पर नहीं बल्कि कुछ ज़राए से हकीकत के तौर पर ये खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जा रहा है। क्यों रिहा किया जा रहा है, उनकी वजूहात के ऊपर आपको बताएंगे और कब तक इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुतवक्के है, इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। 9 मई 2023 जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमे के लिए पेश हो रहे थे, ज़मानत के लिए पेश हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर इमरान खान को रेंजर्स, जो कि पंजाब रेंजर्स हैं, उनके लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर से इमरान खान के ऊपर तशद्दुद किया और उनको गिरफ़्तार कर लिया। और जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू हो गया। और इन एहतजाज में कई मिलिट्री तनसीबात के सामने एहतजाज किया गया, कई शहरों में किया गया, रैलियाँ निकाली गईं और इतलात ये भी सामने आई कि इमरान खान या फिर इमरान खान की रिहाई के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि कई मिलिट्री तनसीबात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है कि वो हमला किया है, पीटीआई ये कहती है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फिर 1 से 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को रिहा कर देती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाता है कि वो असर नौ प्रोसेस शुरू करें और फिर इमरान खान दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और उसके बाद खान साहब की ज़मानत वगैरह जो प्रोसेस है वो हो जाता है। लेकिन इन वाक़यात के बाद, इस इवेंट के बाद, इस नाखुशगवार इवेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या उनके जो हामी यूँ कह सकते हैं पब्लिक में हूँ, जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, उन सब पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सरजमीन उनके ऊपर जो है वो तंग कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। कई नामवर सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया, कदगनें लगाई गई और वो सिलसिला तकरीबन चंद हफ्ते पहले तक या चंद दिन पहले तक जारी रहा, तो इनफैक्ट एक आध दिन पहले तक भी ये सिलसिला जारी रहा। बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए, इमरान खान साहब की टांग भी ज़ख्मी थी जब उनको तशद्दुद किया गया। फिर इमरान खान की कोई वीडियो पैगाम, इमरान खान का कोई आवाज़ आवाम तक नहीं आई। 3-4 तस्वीर ज़रूर आई। फिर बीच में इलेक्शंस हो जाते हैं, पीटीआई के ऊपर फिर ज़मीन तंग कर दी जाती है। लेकिन 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नतायज को तस्लीम ना करके और फॉर्म 47 बेस्ड गवर्नमेंट बिठाकर पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद को, पाकिस्तान के अंदर वोट की ताकत को, पाकिस्तान में इंतखाबात को मलिया मेट कर दिया जाता है और फिर पाकिस्तान के ऊपर कैसे हुक्मरान बिठा दिए जाते हैं जिनका अवाम के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया होता है, वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अब हर अदालत कंट्रोल की गई, 26वीं आईनी तरमीम को लाकर हाई कोर्ट्स को बंद कर दिया गया, पाबंद कर दिया गया, उनको उनके इख्तियारात सलब कर दिए गए या फिर अपनी मर्जी के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनको बिठा दिया गया और केसेस वहाँ मुंतकिल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट्स 2 बना दी गई, एक आईनी कोर्ट बना दी गई, आईनी अदालत बना दी गई और एक रेगुलर अदालत बना दी गई जिसका इख्तियार मजिस्ट्रेट से भी शायद कम हो। चीफ जस्टिस जिन्होंने आना था, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको नहीं बनाया गया, उनकी जगह पर याह्या अफरीदी साहब को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया और अब खोल कर वो सामने आ चुके हैं। तो इमरान खान की जो रिहाई है वो नामुमकिनात में से नज़र आने लग गई। अचानक बीच में आपको अंदाज़ा होगा चंद दिन पहले जो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला सुनाया गया है
ان کو ایک بار پھر پاکستان میں جو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کام کر سکتی ہیں اور سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے. تو اشارہ یہی تھا کہ یہ 9 مئی والے معاملات کی طرف بات جا رہی ہے. لیکن کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اڈیالہ جیل میں ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، وہاں پر وہ دھمکیاں دیتے ہیں، اور آج صبح اچانک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر پروبیشنل ریلیز جو ایک قانون ہے پاکستان کا، اس کے تحت پیرول پہ عمران خان کی رہائی کی وہ درخواست کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت ملکی اتحاد کی ضرورت ہے، قومی مفاد میں خان صاحب کو رہا کیا جائے اور جسٹس کے لیے بھی رہا کیا جائے تمام مقدمات میں. بیسیکلی جو پروبیشنل ریلیز قانون ہے 1926 کا ہے، برٹش راج کا تھا. اس کے بعد پاکستان میں کچھ پریزنرز رولز قانون کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے. تو ماضی میں کئی مثالیں ایسی ہیں جو پروبیشنل پیریڈز کے اوپر، یعنی کہ عارضی طور پر کسی قیدی کو رہا کیا جاتا ہے. ان میں مسلم لیگ نون فائدہ اٹھا چکی ہے، پیپلز پارٹی والے جو سیاسی قیدی ہیں وہ فائدہ اٹھا چکے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے. لیکن اچانک علی امین خان گنڈاپور نے یہ درخواست کیوں دی ہے اور کیا ان کو سگنل دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے کام کریں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، میں پہلے دن سے ہی کہتا ہوں، بلکہ کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں، جب سے انڈیا پاکستان ٹینشن ہوئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی مناسب وقت ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. کیونکہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کا سب سے بڑا سروے ہوا، پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا. سپریم کورٹ، ہائی کورٹس جو فیصلہ سناتی رہیں، لیکن پاکستان کے عوام نے 8 فروری 2024 کو فیصلہ سنایا کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین سیاسی جماعت ہے اور عمران خان مقبول ترین سیاسی رہنما ہے. تقریباً اگر آپ فارم 45 کے اوپر جو اوریجنل نتیجے ہیں وہ دیکھیں تو تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 80%، 77 سے 80% جو پاکستانی ہیں، جو پولڈ ووٹس ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو 9 مئی 2023 کا بیانیہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو فوج مخالف بنایا گیا، پاکستان مخالف بنایا گیا، غدار بنایا گیا، یا جو کہیں کہ شہداء کا مخالف بنایا گیا، ان کے کینٹس کے ہی علاقوں میں، آپ ان کے فارم 45 دیکھ لیں، کینٹس کے ہی علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف میسیولی جیتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے عوام نے آپ کا جو 9 مئی 2023 والا بیانیہ ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے. لیکن جیسے ہی انڈیا پاکستان کی ٹینشن شروع ہوئی، جیسے ہی بھارت مودی سرکار کو جو RSS نظریہ وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہندوتوا نظریہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ انڈیا میں یا ہندوستان جو پہلے تھا بر صغیر جو جسے کہتے تھے، اس کے جتنے بھی شہری ہیں جنہوں نے اپنے مذہب تبدیل کیے ہیں ان کو واپس ہم نے ہندو بنانا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے. اور اس کو کیسے جرت ہوئی کہ وہ پہلگام کا ایک واقعہ بنایا اور پھر پاکستان کے اوپر اس نے اٹیک کر دیا. پاکستان کے جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کی خلاف ورزی کی، پاکستان کے اندر جو شہری، معصوم شہری ہیں، سویلینز ہیں، ان کو نشانہ بنایا اور لگ بھگ 33 کے قریب پاکستانی اس سارے واقعات میں شہید ہوئے. پھر ڈرونز مارے. ٹھیک ہے، پاکستان نے ڈیفنس میں ان کے 5 طیارے گرائے ہیں، جو کہ بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اگر یہ پاکستان کے ساتھ انڈیا نے کیا ہوتا تو شاید موویز بنتی، ڈرامے بنتے، اس کے اوپر بہت سارے جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انعامات تمغوں سے نوازا جاتا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنے ہیروز کو جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے ان کو اپریشیٹ کریں، کیونکہ انڈیا وارفیئر کرتا ہے، پروپیگنڈا وارفیئر میں جاتا ہے. تو سوال یہاں پر یہی ہے کہ انڈیا کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ وہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان کے پاس ایئر فورس ہے، نیوی ہے، آرمی ہے، پاکستان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. کیا وجہ بنی کہ انڈیا اتنا زیادہ اگریسو ہو کر انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیکس شروع کر دیے، اور وہ بھی سب کے سامنے، اور کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کسی قسم کا کوئی ثبوت اور شواہد پیش نہیں کیے کہ پاکستانی ریاست کا کردار تھا پہلگام انسیڈنٹ میں. تو سمپل سی بات یہ ہے،
इंडिया ये समझता है, इंडिया ये जानता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अटैक पाकिस्तान और पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए। वो ये समझता है, इंडिया समझता है, उसको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी तकसीम अपने अरूज के ऊपर है। पाकिस्तान के अवाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चल पा रहे या उनकी इख्तलाफात चल रहे हैं, या जो 8 फरवरी 2024 को जो बुनियाद डाली गई कि आपने अवाम का फ़ैसला रिजेक्ट कर दिया और अवाम के फ़ैसले के ऊपर अपनी मर्जी थोप दी, तो खुदा न खास्ता अगर इस तरह से बाकी आगे मामला चलते हैं तो इंडिया के लिए तो ये बेहतरीन चांस है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे और अपने मकासद हासिल करे। मकासद में क्या है? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना पाकिस्तान से, पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाना, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कब्जा करना। अब ये रियलाइजेशन हो रही है हमारे ताकतवर हलकों में भी और हुकूमती हलकों में भी और पॉलिसी साज हलकों के अंदर भी कि भाई इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान को यूनाइट कर सकता है तो कौम ने जो 8 फरवरी 2024 को फैसला सुनाया था उसके मुताबिक इमरान खान को रिहा किया जाए। तो अब ये जो मैसिव डेवलपमेंट हुई है इमरान खान की आर्जी रिहाई के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये यकीनन कोई वो नहीं है। और कोई हलकों से मेरी बात भी हुई है, हो सकता है वो गलत हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या चांसेस हैं इमरान खान साहब की रिहाई के, उन्होंने कहा रिहाई के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अभी खबरें भी चल रही हैं। तो तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर खान साहब की रिहाई जो है वो उसके वाज़े इम्कानात हैं और पाकिस्तान को यूनाइट करने के लिए। और जब पाकिस्तान यूनाइट हो जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि भारत कमज़ोर होगा, भारत की जो एग्रेसिव पॉलिसी है वो बैकफुट के ऊपर जाएगी और जैसे ही पाकिस्तानी कौम एक पेज के ऊपर होगी तो फिर पाकिस्तान अटैक भी करेगा और टिका के अटैक करेगा, क्योंकि हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं कि खान होता तो अब तक मामला सीधा हो चुका होता। तो लीडरशिप की ज़रूरत है, हकीकी अवामी नुमाइंदगी वाली जो लीडरशिप है उसकी ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत नहीं है जो एक लफ्ज़ भी मोदी का नाम लेकर नहीं कह सकते। मैं यहाँ पर कोई तकसीम पैदा नहीं करना चाहता, हमें तकसीम की ज़रूरत नहीं है, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। वो हमारे जवान, वो हमारे भाई हम में से हैं जो इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर वतन अजीज़ का दिफा कर रहे हैं, जो एयरफोर्स के अंदर पायलट्स हैं, जो बाकी स्टाफ है जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए दिन रात जाग रहा है और पाकिस्तान के दिफा के लिए आगे आगे हैं। हमें उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें तकसीम की ज़रूरत नहीं है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। जब जंग ख़त्म हो जाएगी और अगर फिर ये मुदाखलत का सिलसिला जारी रहेगा तो फिर हमारी जो इख्तलाफ वाली पॉलिसी है वो भी जारी रहेगी। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।